और आइए अब देखते हैं आज के पूरे शो के दौरान न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे चीन पर शंका, भारत का टंका। जी हां, जिस तरह से चीन से लगातार निवेश निकलकर भारत की ओर आ रहा है, अब पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए ग्लोबल हब बनता जा रहा है भारत, और आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं। लेकिन इस कहानी को तह तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमान के साथ आगे हमारी कवर स्टोरी में। साथ ही साथ एफएनओ में क्या ट्रेडिंग की टाइमिंग बढ़ने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। एफएनओ में ट्रेडिंग का समय बढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या ये बढ़ना चाहिए या नहीं, बहुत ही खास इस पर विश्लेषण करेंगे आगे। साथ ही साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आएगा, कल आरबीआई की पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। क्या पॉलिसी में कुछ बदलाव होंगे, यथावत रहेगी, आरबीआई का स्टांस क्या रह सकता है, इन तमाम बातों पर होगी चर्चा। और साथ ही साथ बात होगी आपकी सेहत से जुड़ी हुई। बात करेंगे कि हेडेक यानी कि सिरदर्द है कि जाता नहीं, अगर आप भी सिरदर्द को इग्नोर करते हैं तो ये कितना घातक हो सकता है। तमाम स्टडीज के हवाले से आपको बताएंगे कि सिरदर्द के पीछे के कारण क्या हैं, और सिर्फ कोई दवा लेकर सिरदर्द को ठीक कर देने की जो प्रवृत्ति है, कहीं आपको सेहत से जुड़े कुछ और खतरे तो नहीं दे रही। बात करेंगे आगे आज की इंडिया 360 में। और रोज की तरह अब बारी है हमारे आज के पोल की, और पोल में हम रोजाना पूछते हैं हमारी कवर स्टोरी से जुड़ा हुआ सवाल। आज की कवर स्टोरी, क्योंकि चीन से निवेश हटकर भारत की ओर आने की जो प्रवृत्ति है, इसका जो ट्रेंड है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारा सवाल सीधा सीधा आपके लिए, क्या भारत दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। कमेंट भी करें अगर आपको लगता है तो। इसके सपोर्ट में अगर आपका कोई कमेंट आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम उसे शामिल करेंगे अपने शो में भी। पूरे शो को देखते रहिएगा, हम इस पोल के रिजल्ट्स आगे आपको देंगे, और साथ ही साथ बताएंगे जो बेस्ट कमेंट्स हैं उसमें लोग क्या कह रहे हैं। एक बार फिर सुनिए सवाल, क्या भारत दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है कि सारा निवेश उठकर भारत भी आ जाए। खास तौर से दुनिया के जो बड़े निवेशक हैं वो बहुत सोच समझ कर निवेश का फैसला लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत में वो माहौल बन चुका है या नहीं? बताइए हमें इस पोल के जरिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, सब जगह पोल ऑन है। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। संसद के बजट सत्र को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी से शुरू हुआ यह सत्र 9 फरवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सत्र का आखिरी दिन अब 10 फरवरी होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 10 फरवरी को दोनों सदनों में 2014 के पहले और बाद की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। चुनाव आयोग ने एनसीपी के शरद गुट के लिए पार्टी के नए नाम का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा। शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी के लिए 3 नए नाम भेजे थे। पहला नाम था एनसीपी-एस, दूसरा नाम एनसीपी शरद पवार और तीसरा नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम अलॉट कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया था चुनाव आयोग ने, और उन्हें पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी दे दिया था। दिल्ली में आज कर्नाटक के सभी मंत्रियों ने केंद्र सरकार की टैक्स ट्रांसफर नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हुए। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनका विरोध सुनेगी, और कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करना है। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनकी मांग है कि वो जितना टैक्स देते हैं उतना हमें वापस मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इंडिया से दूरी बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि जयंत बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में एंट्री से पहले आरएलडी के बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जयंत की बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 12 फरवरी को हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो सम्मन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं। शराब घोटाले में ही केजरीवाल के नंबर 2 रह चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं। झारखंड की एक अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड को 5 और दिन के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन से और पूछताछ के लिए कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड अवधि को स्वीकृति दे दी। हेमंत सोरेन को ईडी ने 8 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने ईडी की कस्टडी में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। इसका मतलब यह है कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है। वाराणसी कोर्ट ने 1 फरवरी को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में व्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार दिया था। उसी को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति ने मेट्रो के अधिकारियों से मेट्रो के संचालन के बारे में विस्तार से बातचीत की। आम लोगों से भी बातचीत करती हुई नजर आई। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। एमपी के हरदा में मंगलवार को एक बड़े हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक करके पटाखा फैक्ट्री और गोदामों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को देखना होगा कि गोदाम सघन आबादी में न हो और एक ही लाइसेंस पर कई गोदाम संचालित न हो रहे हैं। साथ ही निर्धारित मात्रा से ज्यादा विस्फोटकों के भंडारण को भी नहीं होना चाहिए। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इन दिनों चीन के शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है और इसके बाद बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक चीन का स्टॉक मार्केट छोड़कर भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। दुनिया भर के एनालिस्ट अब भारत को दुनिया का इन्वेस्टमेंट का नया हब बता रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भारत में निवेश को लेकर दुनिया का रुख क्या है, चीन के विकल्प के तौर पर भारत में निवेश आने के क्या क्या इंतजाम है, क्या क्या माहौल ऐसा बन रहा है, और अगर ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनकर भारत उभरा तो फिर इसके मायने क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। भारतीय शेयर बाजार में दमदार तेजी का दौर जारी है। वहीं चीन के शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। कुछ समय से चीन के शेयर बाजार में भारी दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे घरेलू से लेकर विदेशी निवेशकों की नींद उड़ी हुई है। आलम यह है कि बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक चीन का स्टॉक मार्केट छोड़कर भाग रहे हैं और भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। रॉयटर्स की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के $4 ट्रिलियन के शेयर बाजार में विदेशी निवेशक तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि निवेशकों को चीन के विकल्प के तौर पर भारतीय शेयर बाजार दिख रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। विदेशी निवेशकों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरी ओर चीन में अनिश्चितताओं के कारण बड़ी गिरावट से भी निवेशक चीनी बाजार छोड़ रहे हैं। चीन के शेयर बाजार में इस हफ्ते संघाई कंपोजिट इंडेक्स 6.2% गिर गया। वहीं शेंजन कंपोनेंट इंडेक्स 8.1% गिरा, जो 3 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। बीते 3 सालों में चीन के शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन $60 ट्रिलियन साफ हो चुका है। चीन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इकोनॉमी का दम फूल रहा है। इसका असर शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशकों में अपना पैसा निकालने की होड़ मची है। चीनी मार्केट रेगुलेटर ने मार्केट में हेरफेर और गलत तरीके से शॉर्ट सेलिंग फाइनेंशियल अपराधों को रोकने के नाम पर नियमों में बदलाव किया है। मार्केट रेगुलेटर ने गिरवी रखे शेयरों को लेकर नियमों में बदलाव करने का फैसला किया।
चीन की शी जिनपिंग सरकार ने ट्रेडिंग पर कई सख्ती लगा दी है। घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए मार्केट रेगुलेटर्स ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। चीनी मार्केट रेगुलेटर्स ने कुछ ब्रोकरेज फर्मों के ग्राहकों के साथ टोटल क्रॉस बॉर्डर रिटर्न स्वैप पर लिमिट तय कर दी है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस समय चीन के ये कदम सही साबित नहीं होंगे। चीन का रियल एस्टेट खराब स्थिति से गुजर रहा है। चीन की इकोनॉमी के खराब आंकड़ों के साथ साथ अमेरिका के साथ बढ़ती टेंशन के चलते चीन के शेयर मार्केट खराब दौर से गुजर रहे हैं। इन पाबंदियों का उभरते बाजारों पर असर पड़ेगा। अब वहाँ स्थिति ऐसी है कि निवेशकों का भरोसा घट रहा है और भारतीय बाजारों पर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग सिंह हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल के। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आज काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बातचीत करके, बहुत मिस भी किया हमने आपको बजट वगैरह में भी, बट कभी आपके पास समय नहीं और कभी हमारे पास वो मौका नहीं, वो टॉपिक नहीं। बट बहरहाल बहुत अच्छा लगा सर आपको आज देखकर। बताएं सर, ये पूरी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव एक मोमेंटस शिफ्ट कहा जा रहा है इसे, और ख़ास तौर से चाइना जिसने लगभग 2 दशक पहले दुनिया को एक बिगेस्ट ग्रोथ स्टोरी दी, एक होप दी, और अब वहाँ से भारत की तरफ इसका झुकाव, ये कितना रियल नज़र आ रहा है सर? हम तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन यूएस में आप हैं, वहाँ से कितना रियल नज़र आ रहा है? तो दीपक, आपको और जो हमें सुन रहे हैं नमस्कार और जय श्री राम। आई थिंक मंदिर वगैरह का भी एक मोमेंटम आ गया इंडिया में, तो उससे भी एक माहौल, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है नेशन में कि दैट नेशन इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड इट डजंट केयर कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली कदम आगे बढ़ा रहा है। बजट भी अच्छा ही था दीपक, बिकॉज जो नंबर्स रेटिंग एजेंसीज को देखने होते हैं, विच इज फिस्कल डेफिसिट वगैरह, वो तकरीबन ऑन ट्रैक दिखा। तो उस फ्रंट पर सब कुछ बेहतर है। दीपक, एक व्यू लेते हैं। देखिए, ये जो आपने 20 साल की बात की, इस पे क्या हुआ कि करीब 2001 में जब आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग ये सब मेजर वे में शुरू हुआ, तो इंडिया को एक सर्विसेज डेस्टिनेशन के तौर पे ज्यादा देखा गया और मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पे चाइना को देखा गया। उस पर एक वेस्टर्न नेशंस का एक ये भी दो नजरिए थे, दो रीजंस थे क्यों किया गया। वन, सर्विसेज के लिए इंडिया में एजुकेटेड वर्कफोर्स थी, और सर्विसेज डिलीवर होकर के थ्रू द इंटरनेट ट्रांसमिट की जा सकती हैं टू दी वेस्टर्न कंट्रीज। कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव होने की जरूरत उसमें नहीं है अनलेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दैट वर्कड फॉर इंडिया। चाइना के लिए व्हाट वर्कड वाज, चाइना वाज रेडी इवन देन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करना था। चाइनीज गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल था, डेमोक्रेटिक कंट्री वो है नहीं, और वो जिस तरह से इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वर्ल्ड को लगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना बेहतर है। एक और नजरिया जो वेस्टर्न नेशंस ने लिया, जो अब वो उसको रीथिंक कर रहे हैं, वो नजरिया ये था दीपक कि चाइना जैसे जैसे ग्रेजुअली वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट होता है, तो जिसको बोलते हैं ना कि लोग जब इवॉल्व होंगे और रिचर बनेंगे, तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी डिमांड करेंगे। ग्रेजुअली चाइना फ्रॉम बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री पॉलिटिकली विल बिकम मोर डेमोक्रेटिक। नाउ वो बेट तो टर्न आउट नहीं हुई, एंड उसी पे अब रीथिंक चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से जो फ्लेवर बन रहा है वो ये है कि चाइना हैज एक्चुअली बिकम इवन मोर कम्युनिस्ट पॉलिटिकली। कैपिटलिस्ट वो बहुत स्ट्रांग है बिजनेस में, बट पॉलिटिकली दे आर कम्युनिस्ट। सो वो बेट्स कंप्लीटली ऑफ हो गई हैं, और अब उस पे वर्ल्ड मोर और लेस कन्विंस्ड है कि चाइना का बड़ा होना और प्रॉस्परस होना जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी हो। और चाइना इसको चैलेंज ये कर रहा है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही ग्रो कर सकते हैं, आप देयर आर अदर वेज टू ग्रो एज वेल। सो ब्रॉडली ये रीथिंक है। अब इस पर इंडिया का थोड़ा फ्लेवर ये आता है कि नाउ द वर्ल्ड इज थिंकिंग कि देखिए 20 साल पहले जो हमने कॉल ली कि चाइना डेमोक्रेटिक ज्यादा हो जाएगा एंड इट वाज मोर रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या आप थोड़ा हेजिंग की जाए और अदर कंट्रीज पे स्प्रेड आउट किया जाए, और इंडिया इज अ बिग अपॉर्चुनिटी देयर, जिसमें दैट्स व्हाई यू सी दैट सम ऑफ द गुड कन्वर्सेशंस आर हैपनिंग। सो ये ब्रॉडली दीपक बैकड्रॉप है। इट्स ग्रेजुअल एंड इट्स स्लो,
देखिए माहौल हम बना सकते हैं, लेकिन चीजें ग्रेजुअली चेंज भी हो रही हैं, थोड़ा समय लगेगा, बट दे आर चेंजिंग डेफिनेटली, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म व्यू चेंज हो गया कि देखिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडिया पे कीजिए, एटलीस्ट डेमोक्रेटिक है, चाइना इज नॉट। ये आपने बहुत बहुत ही शानदार एक पिक्चर रखी सर, कि सिर्फ पोटेंशियल ही नहीं देखा लोगों ने, बल्कि उनको एक होप थी कि ये पूरा का पूरा जो ऑटोक्रेटिक टाइप का दिखने वाला जो सेटअप है ये ज़्यादा डेमोक्रेटाइज होगा चाइना में। अब उसका ठीक उल्टा वहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए अब लोगों की जो 20 साल में जो आकांक्षाएं थी चीन को लेकर, शायद वो अब धूमिल हो रही हैं, और उसके ठीक उलट भारत में उन्हें अब नया उदय नज़र आ रहा है। लेकिन सर, दो चीज़ें जो आपने बोली कि भारत की जो स्टोरी थी उसका बेस था सर्विस सेक्टर, और चीन की जो ग्रोथ था उसका जो प्राइम जो इंग्रेडिएंट था वो था मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ये अभी ऑल्टर नहीं हुआ है सर। तो पूरी दुनिया के लोग ये भी कह रहे थे कि जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा तो भारत की अलग स्टोरी हो जाएगी अलॉन्ग विद सर्विस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा रफ्तार से नहीं जा रही है। तो फिर लोग क्या देख रहे हैं, फ़ायदा क्यों देख रहे हैं भारत में? नहीं, सो दो नजरिए हैं उसमें। पहली बात तो दीपक, जब भी हिस्ट्री टर्न लेती है तो उसका फ्लेवर भी थोड़ा चेंज होता है। ओके। सो पहले जैसे वर्ल्ड ने तकरीबन एक दूसरे की देखा देखी सारे एग्स चाइना में प्लेस कर दिए। अब न्यू थिंकिंग दीपक ये है कि आप किसी एक कंट्री पे बेट ना करें, क्योंकि एक कंट्री पे फिर वो कंट्री रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसको चाइना +1 स्टोरी कहते हैं, वो चाइना +6, चाइना +7 हो रहा है। तो उसमें उसके फ्लेवर्स हैं कि एक तो फ्रेंड शोरिंग करें, फ्रेंड शोरिंग मतलब कि फ्रेंडली कंट्रीज पे शोरिंग करें, एंड इंडिया उसमें एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। सेकेंडली, इंडिया अकेला नहीं है, इट्स इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड मलेशिया, थाईलैंड, सम ऑफ दी अदर कंट्रीज, प्लस बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड मेक्सिको, वेरी इंपॉर्टेंटली। तो ये सभी उस कलेक्टिव विजन में आते हैं। तो उसमें एंटायरली अब जितना चाइना को शेयर मिला मैन्युफैक्चरिंग का, उस किस्म से किसी एक कंट्री को मिलने वाला नहीं है, बट इंक्रीमेंटली हर कंट्री का इसमें फायदा होगा, और उसमें इंडिया भी उसका हिस्सा है। दीपक, आपका एक और सवाल था विच आई थिंक आई मिस्ड। यस सर, वो मुझे लगता है जो आपने कहा कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में उस तरह से कर पा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंटली कहा कि अब कोई अब दुनिया एक कंट्री पे अब नहीं देख रही है, वो चाइना +1 +2 +3 +4 जिसमें रेंज ऑफ कंट्रीज। एक जो मेरा सवाल है सर, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बार बार जब भी हम इंडिया की ग्रोथ या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में जब इंडिया के उभार को हम देखते हैं तो सीधा सीधा कंपैरिजन होता है चीन से। क्या दुनिया के लिए सच में चीन की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है सर? ओके, सो दीपक, ऑन दिस एक छोटा जो पॉइंट ऐड करना चाहता था, वो मैं करना चाहता था कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो 20 साल पहले होता था, वो मैन्युफैक्चरिंग भी अब दीपक चेंज हो रहा है। ओके। सो वन इज एक कंट्री की जगह 7-8 कंट्रीज में हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं। सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग बहुत हद तक ऑटोमेट हो चुका है। एक छोटा एग्जांपल दें अगर दीपक, तो आपके टाटा स्टील इंडिया में जो करीब 3 दशक पहले जो स्टील करता था, आई थिंक 2 से 3 मिलियन टन्स वो एनुअल प्रोडक्शन करता था, आज उसका 10 गुना प्रोडक्शन करता है, और उसकी वर्कफोर्स जो है वो 1/3 हो गई है। नाउ यू कैन इमेजिन कि वर्कफोर्स 1/3 हो गई है, लेकिन स्टील का प्रोडक्शन 10 गुना हो गया है। So imagine the extent of automation which is happening in manufacturing. So जिस स्केल पे एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग जनरेट करता था, वो पिछले 10 और पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। सो दैट्स व्हाई इवन इफ मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग टू इंडिया, वी कांट एक्सपेक्ट कि उस स्केल का जॉब क्रिएशन होगा। ये छोटा नुआंस है जो आपको समझना है। नाउ आई कम टू द अदर पॉइंट व्हिच यू रेज दीपक, व्हिच इज क्या चाइना की स्टोरी खत्म होगी? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है ना कि हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। तो वो देखिए खत्म नहीं होता। एक कंट्री लो इनकम लेवल से एक हाई इनकम लेवल कंट्री बनता है, और फिर वहां पर स्टैग्नेट भी करता है, विच इज फाइन, बट आम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है। चाइना की पर कैपिटा जो इनकम है वो 10 से 12,000 डॉलर के बीच में है, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 डॉलर एक पर्सन वहां पे अर्न करता है। इंडिया का वो नंबर है
$2,000 से $2,500। ठीक। तो अभी तकरीबन 4 से 5 गुना का फर्क हर पैरामीटर पे है, विच मीन्स दैट एवरेज इंडियन इज 1/5 ऑफ द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ चाइनीज, एवरेज चाइनीज। नाउ उस स्केल पर आकर के चाइना का ग्रोथ रेट 7-8-10% तो नहीं हो सकता है, बट अगर वो 3-4% भी ग्रो करता है दीपक, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। इसको एक छोटा अगर हम डिफरेंट तरीके से समझाएं दीपक, अगर आपको इंडिया में एक एम्प्लॉय है जिसको 50 लाख मिल रहे हैं सैलरी साल की, उसको अगर 2% इंक्रीमेंट भी मिलता है तो उसको 1 लाख का इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर किसी की सैलरी 5 लाख है, अगर उसको 20% इंक्रीमेंट भी मिलता है तो उसको भी 1 ही लाख का इंक्रीमेंट। ओह यस। अब क्या 50 लाख वाला 51 लाख आने पे कोई गरीब हो गया? नहीं, वो इक्वली रिच है और वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि अब मेरी सैलरी 20% से नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो 5 वाला है वो 20% ग्रो करने के बाद भी इक्वली पुअर है, बिकॉज 5 से 6 लाख में भी उसका कुछ लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया। तो इट इज अबाउट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर 25-30 साल, जिसको हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया की, कि अगले जो चाइना ने किया 20 से 30 साल तक वो इट्स सस्टेनेबल। अब ऑन एन एवरेज अबाउट 10% पे ग्रो किए हैं, उनकी इकोनॉमी 10 टाइम्स हो गई है पिछले 15 सालों में ही। तो आई थिंक ये सिग्निफिकेंट है। तो इंडिया अगर ये करेगा तो ग्रेजुअली राइज होगा, लेकिन इसमें क्विक पैथ नहीं है। तो चाइना पे सब कुछ बंद हो गया नहीं, बट दे आर ऑलरेडी रीजनेबली रिच। वो मिडिल इनकम कंट्री में आ गए, हम अभी लो इनकम कंट्री पे काउंट होते हैं। दिस द ब्रॉड समरी दीपक। ऑलराइट सर। अच्छा, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर से जो वॉल स्ट्रीट जायंट्स कहा जाता है, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, बहुत सारे भी फंड्स हैं जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बार बार यही दिखा रहे हैं कि दिस इज़ द प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर नेक्स्ट डिकेड। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, लेकिन चाइना को लेकर वो क्या कह रहे हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, फिर तो ये चाइना है, ये तो अभी जिंदा है, अपने पैरों पर चल रहा है, लड़खड़ा ज़रूर रहा है, लेकिन दम अभी बाकी है। लेकिन ये दम कितना है सर? जिस तरह से वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से वहाँ पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, क्या ये लगातार बिगड़ती जाएंगी वहाँ पर हालत, या आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, अगला 1 दशक तो कम से कम वहाँ पर रहेगा? नहीं, देखिए, इसको पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट पे हम एक चर्चा कर सकते हैं, मेरे पास कुछ डेटा आई कैन शेयर, बट इसको ऐसे देखें दीपक, हर कंट्री का अभी जो यूएस के मेजर ब्रांड्स हैं, मैं 3 ब्रांड्स लेता हूं, स्टारबक्स, नाइकी और टेस्ला। इनका एक और कॉस्मेटिक कंपनी है एस्टे लॉडर, उसका भी ले लेते हैं। इनका तकरीबन 20 से 22% रेवेन्यूज चाइना से आता है। अच्छा। इंडियन रेवेन्यूज इन कंपनीज का 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है फॉर देयर ग्लोबल रेवेन्यू। सो चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर देम। अगर एक मोटे तौर पे अगर बताएं, इंडिया में दीपक अभी अबाउट स्टारबक्स के 300 स्टोर्स हैं। 300, मेरा नंबर 325 भी हो सकता है, अबाउट 300 से 400 के बीच में स्टोर्स हैं। चाइना में स्टारबक्स के 7,000 स्टोर्स हैं दीपक, 7,000, इमेजिन, राइट? यूएस में 15,000 है। सो बट आप समझ सकते हैं कि और वो 9,000 की तरफ जा रहे हैं। ये स्केल कितना इंपॉर्टेंट है। अबाउट टेस्ला को ले अगर, तो 22% ऑफ सेल्स ऑफ ईवी ऑफ टेस्ला कम फ्रॉम चाइना। सो ये जो परचेजिंग पावर लोगों में बनी है चाइना में, ये खत्म तो नहीं हो जाएगी। दिस विल जस्ट ग्रो लेस ग्रेजुअली, राइट? दिस विल ग्रो एट अ लेसर रेट। तो जैसे मैंने बताया कि अब वो 9% नहीं ग्रो करके 3% ग्रो करेंगे, लेकिन ऑन दैट बेस दीपक वो ग्रोथ भी बहुत है। तो नोबडी इज सेइंग कि चाइना स्टोरी इज ओवर। बिजनेसेस बहुत लार्जर स्केल पर चाइना पर डिपेंड करते हैं और उनका बिजनेस शेयर आता है। बट ग्रोथ की बात करेंगे तो वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अब चाइना में कम है, हालांकि ऑन दैट स्केल वो सिग्निफिकेंट है, बट मार्केट्स नीड बिगर ग्रोथ स्टोरीज। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो टिम कुक इंडिया आए थे, बिकॉज ही नोज दैट चाइना में अगर हुआवी का कंपटीशन आ रहा है और एप्पल की सेल्स ड्रॉप होंगी, तो वो सेल्स को मेकअप करना होगा कोई नए ग्रोथ मार्केट्स ढूंढ के। सो ही केम इनटू इंडिया एंड ही वेंट टू सम अदर इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल। सो इट इज अबाउट कि नेक्स्ट ग्रोथ इंजन कहां है, वो इंडिया पर है दीपक। Okay. And China is mature. It doesn't mean that it's poor.
it's considerably rich and we have a long way to go. Absolutely. काफी सफर तय करना है चाइना को कैच अप करना। Absolutely sir, got your point. ये एक्चुअल में बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर है जो आपने रखी है। धारणा कुछ और है जो बनाई जा रही है या बन रही है, और ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की है उस पर सबको भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन की कहानी अब ख़त्म हुई। ऑलरेडी उनकी जो उपलब्धियां रही हैं बीते 3 से 4 दशकों के अंदर, उनके पास अभी जैसा सर ने बताया कि अगर 9-10% से 3% पे भी आगे तो भी उनके पास इतना ख़राब नंबर ये नहीं कहा जाएगा। मेरे पास पोल भी आ गया सर हमारे, हम पोल भी लेंगे और लोग के किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी मौजूदा 1 या 2 दशक में जो ग्रोथ स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? 60 के दशक में ये मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड थी, हमने देखा जब एशियन टाइगर्स का उदय होता है, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे। फिर हम इंडिया जैसे कंट्री के लिए बोलते हैं कि साहब सर्विस सेक्टर का उदय हुआ, तो सर्विस की वो स्टोरी हो गई। अभी जो आप देख रहे हैं अगले पूरे वर्ल्ड की, उसका मेजर पार्ट क्या होगा? वो एक्सपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस होगा, क्या होगा? अभी किसके अराउंड पैसा बन रहा है दुनिया में? तो अब आप खींच के उस इशू पर ले गए हैं जो कि थोड़ा कंटेंशियस है और हमेशा डिस्कस होता है जी, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। सो दीपक देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए चलती रहेगी, बट एक्सेप्ट दैट इट इज मोर स्प्रेड आउट एंड इट इज मोर नियर शोर। सो फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग नए टर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ये चलेंगे, और फ्रेंड शोरिंग में इंडिया फ्रेंड आता ही है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। इंडिया वॉज अ सर्विसेज जायंट, और अच्छा इसमें पॉजिटिव क्या है कि जैसे कि इकोनॉमी ग्रो करती है उसका करीब, अब यूएस इकोनॉमी में देख लीजिए अबाउट 70 to 75% सर्विसेज का ही रेवेन्यू है, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट हो जाता है एंड दैट्स क्वाइट चीप। एम्प्लॉयमेंट भी वैसे ही होता है कि सर्विसेज में ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट यूएस में अबाउट 10 to 11% है, एंड सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट लार्जली, रेस्ट ऑफ इट इज सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो इंडिया वाज ऑन गुड इन सर्विसेज। एक पॉजिटिव स्टोरी जो अगले 10 साल भी चलेगी वो है कि अब एंड स्पेशली आफ्टर कोविड वो स्टिग्मा हट गया है कि कौन से काम ऑफशोर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, बिकॉज पीपल आर वर्किंग मोर वर्क फ्रॉम होम। ग्रेजुअली ओपिनियन ये बनता है कि जो काम 3 साल से यूएस में कोई वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है तो उसको इंडिया से क्यों ना करा लिया जाए, क्या वैल्यू ऐड हो रही है यूएस में करके। तो ये मोमेंटम इंडिया के फेवर में अगले 10 साल तक काम करेगा, जिसका फायदा आईटी कंपनीज को मिल रहा है। और पिछले 3 साल में बहुत एक सडन स्पर्ट आया था, अब ग्रेजुअल फॉर्म में मिलेगा। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि एक वाइल रोबोटिक्स, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में बात की कि रोबोटिक्स ने मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से ऑटोमेट किया और ब्लू कॉलर जॉब्स का लॉस हुआ 2 तरीके से। 1 ऑटोमेशन के थ्रू, जैसा मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल लेके बताया। सेकंड ऑफशोरिंग, कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जॉब यूएस में यूनियनाइज्ड वर्कफोर्स से क्यों कराएगा जब वो उसको 1/3 1/4 कॉस्ट में किसी डेवलपिंग कंट्री से करा सकता है। सर्विसेज में लेकिन प्रोग्रेस हुई बिकॉज ऑल द ऑटोमेशन वाज कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज ऑटोमेशन। नाउ देयर इज अ थ्रेट ऑन व्हाइट कॉलर जॉब्स। बहुत हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है दीपक कि अब तक सब ब्लू कॉलर पे होता था, और उनकी, मैं कई बार कहता भी हूं कि उनकी आवाज उतनी बुलंद सुनाई नहीं देती है जनरली मीडिया पे, तो वो किसी ने देखा नहीं। और दैट्स व्हाई आई थिंक यूएस में 2016 में इलेक्शंस में भी जो हुआ वो उन्हीं लोगों की आवाज थी कि नोबडी सॉ अस, के हमारे जॉब्स भेज दिए गए यूएस से बाहर, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। इस समय खतरा जो है दीपक वो व्हाइट कॉलर जॉब्स पर है। ऑटोमेशन किसी भी तरह का प्रोडक्टिविटी एनहांस करता है, लेकिन वो मोर फॉर लेस जिसको बोलते हैं, तो वो कम एम्प्लॉय से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्शन आता है। पहली बार खतरा ऐसा है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट होने की बजाय ग्रेजुअली ऑटोमेट होंगे और रिड्यूस होंगे। तो दिस इज अ ग्रेजुअल रिस्क। सो एक बहुत सडन स्पर्ट जो बहुत इंडिया को मिल सकता था ऑन सर्विसेज, वो मिलेगा, लेकिन उसका स्केल कुछ कम रहेगा। नोबडी नोज रियली, वी विल हैव टू सी टू व्हाट एक्सटेंट इट ऑटोमेट्स। बट अगर आप इंडियन आईटी कंपनीज की हायरिंग देखें जी, तो पिछले 1 साल से तकरीबन वो स्टेबल हेडकाउंट या अबाउट 2 से 3% लोअर हेडकाउंट पर है।
बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि क्या हम ज्यादा लोग हायर करें या फिर अब एक प्रोग्रामर वो काम कर पाएगा जो पहले 3 प्रोग्रामर करते थे, या फिर एक मैनेजर जो पहले 5 प्रोग्रामर्स को मैनेज करता था बिकॉज बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, क्या अब वही टीम लीडर 15 प्रोग्रामर्स को मैनेज कर सकता है बिकॉज कोड सब लिखे जाएंगे और उसको बस इंस्पेक्ट करना है। ये दिस इज येट टू बी सीन दीपक, हमने देखा नहीं है, बट इट्स अ स्लाइट जॉब एब्सोल्युटली सर। और मैंने सर पिछले दिनों इस पे बात भी की थी इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स से, और उनका ये कहना था कि देखिए बात सही है कि ऑटोमेशन से कुछ जॉब्स जाएंगी, उन पर खतरा है, खास तौर से जो इमीडिएटली जो ऑटोमेशन जिनको रिप्लेस कर सकता है वहाँ तो तुरंत ही संकट आएगा और वो वाइट कॉलर जॉब्स ज़्यादा होंगी। लेकिन आने वाले समय में शायद ऑटोमेशन से जितनी संभावनाएं पैदा होंगी शायद ये और ज़्यादा जॉब जनरेट करे, लेकिन उनके लिए संकट होगा जो लोग स्किल की रेस में पीछे छूट जाएंगे। लेकिन जो मेरा प्राइम सवाल था आपसे उसका जवाब मुझे मिला, बखूबी मिला। और जो एक ज़माने में कहा जाता था कि साहब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी का ड्राइवर है, फिर सर्विस ग्रोथ स्टोरी का ड्राइवर है, वो अभी मौजूदा कम से कम 1 से 1.5 दशक के लिए वो ऑटोमेशन रहेगा पूरी दुनिया में। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मुझे पता चला। अब बारी है आज के पोल के लेने की, और हमने अपने दर्शकों से सीधा सीधा सवाल पूछा था कि क्या आपको भी लगता है कि भारत दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है? और आप देखिए लगभग 85% लोग कह रहे हैं कि जी हाँ बन चुका है। तो सभी लोग सकारात्मक हैं, आशावान हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ अब पूरी दुनिया जुड़ना चाह रही है। सिर्फ 15% लोग हैं जो कहते हैं कि अभी नहीं बना और उस पर काम किया जाना बाकी है, और उनका सोचना भी गलत नहीं है, काम अभी करना बाकी है, जैसा कि सर ने अभी बताया भी। और अब ले लेते हैं कमेंट्स, किन किन लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं। तो फटाफट से आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिव्यकांत टोडरमल, इनका ये कमेंट है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जाएंगे कहाँ यहीं आएंगे। तो ये दिव्यकांत टोडरमल जी का नज़रिया है कि दुनिया जाएगी तो जाएगी कहाँ, यहीं आएगी, क्योंकि पैसा तो यहीं बनेगा। और विपुल भाई पटेल हैं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ मगर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वास्तविकता के करीब करीब दोनों कमेंट हैं कि भाई जाएंगे आप कहाँ जब यहाँ संभावना है, और दूसरा कि पूरी तरह से अभी नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सर के साथ हमारी पूरी बहस चर्चा का लब्बो लुबाब भी ये दोनों कमेंट्स ही हैं। तो बहुत अच्छी चर्चा रही सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए आपका। और मेरे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का ये जो शिफ्ट हो रहा है, आई एम श्योर कि इसी तरह से हमारे दर्शकों के भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कोई भारी भरकम हमने डेटा ड्रिवन बात नहीं की, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया कि वस्तु स्थिति क्या है, और इसीलिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत आसान भाषा में आप समझा देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग ऑफ टाइम। थैंक यू। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के शेयरों में आज 4.25% की तेजी रही। इस तेजी के साथ कंपनी के मार्केट कैप ने 6 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। कारोबार खत्म होने के बाद इसका मार्केट कैप 6,02,000 करोड़ रुपए रहा। एसबीआई इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है। इससे पहले ये कारनामा एलआईसी ने किया। हाल ही के दिनों में सरकारी बैंक के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 17% घटकर 301 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी 364 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा दर्ज करती हुई नजर आई थी। सालाना आधार पर कंपनी की आय 3,475 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,804 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर मार्जिन 13.1% से बढ़कर 15% पर पहुंच गई। नेस्ले इंडिया ने भी आज अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 628 करोड़ रुपए से बढ़कर 656 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 749 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 4,257 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,600 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 23.2% से बढ़कर 24.1% रहा। कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपको निराशा हो सकती है। पेट्रोल इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनी को डीजल पर प्रति लीटर लगभग 3 रुपए का घाटा हो रहा है, जबकि पेट्रोल पर उन्हें उनके मुनाफे में कमी आई है। आपको बताएं कि अप्रैल 2022 से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में हालिया मजबूती आने के बाद से कंपनियों का खर्च तो और बढ़ गया है। ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिटेल कीमतों पर कटौती करने से परहेज कर रही हैं।
काइनेटिक ग्रीन ने आज इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग 26 जनवरी से शुरू कर दी थी। इससे 500 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली खबर का करते हैं रुख। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाली कंपनी राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में 9 फरवरी को निवेश किया जा सकता है, 9 फरवरी तक। और आईपीओ का प्राइस बैंड 295 से 311 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी का प्रोमोटर बैकग्राउंड काफी मजबूत है। अधिकतर प्रोडक्ट्स में कंपनी मार्केट लीडर है। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की राय दे रहे हैं। देश के चौथे सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी आज से निवेश के लिए खुल गया है। आईपीओ में 9 फरवरी तक निवेश के लिए पैसा लगाया जा सकता है। बैंक ने आईपीओ का प्राइस बैंड 393 से 414 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ के लिए लॉट साइज है 36 शेयरों का, यानी कि रिटेल निवेशक कम से कम 14,904 रुपए लगाने होंगे। बैंक का इस आईपीओ के जरिए 570 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, बताइए क्या बड़ी खबर है? ब्रोकर्स के सबसे बड़े संगठन एनएमई के बोर्ड ने 2 फरवरी को अपनी मीटिंग में सैद्धांतिक तौर पर एफ&ओ के ट्रेडिंग घंटे बढ़ाने पर अपनी सहमति दी है। और ये सहमति जो है वो केवल इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए है, जिसके लिए एनएसई ने शाम को 6 से लेकर रात के 9 बजे तक ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। अब एनएमई के बोर्ड की मंजूरी के बाद अब ये प्रस्ताव जो है, जो ब्रोकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम है, वहां पर जाएगा और बाकी जो ब्रोकर्स के संगठन हैं वो भी अपनी राय रखेंगे और उसके बाद प्रस्ताव फिर सेबी और एक्सचेंजेस के पास जाएगा। लेकिन अगर देखें तो इसमें इस बात को लेकर के ब्रोकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम में पहले भी कुछ महीने पहले भी चर्चा हुई थी और वहां पर यही तय किया गया था कि जो ब्रोकर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एसोसिएशन के बोर्ड से प्रस्ताव पास करें कि वो समर्थन में हैं या खिलाफ हैं या वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद फिर ब्रोकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम जो है की तरफ से राय बनेगी और फिर रेगुलेटर को जाएगी। अब यहां पर अगर देखें तो एनएमई के बोर्ड से तो मंजूरी मिल चुकी है और जो कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यानी जो कमोडिटी के ब्रोकर्स हैं, वो पहले से ही इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, क्योंकि वो पहले से ही देर रात तक ट्रेडिंग कमोडिटी में जो चलती है तो वो तो वैसे ही करते हैं। तो ऐसे में अब जो अहम भूमिका होगी वो होगी बीएसई ब्रोकर्स फोरम की, कि उनका क्या रुख रहता है इस प्रस्ताव को लेकर के, क्योंकि ये बड़ा मैटर होगा। अगर उनकी राय बन जाती है तो फिर एक तरह से कहें तो रास्ता साफ हो जाता है। ब्रोकर्स की तरफ से जो एनएमई की तरफ से जो शर्त रखी गई है और जो ज्यादातर ब्रोकर्स की मांग पहले भी रही है कि उनको ऑपरेशनल दिक्कतें जो उनकी होती हैं उनमें जो भी दिक्कत आएगी तो एक्सचेंजेस और सब लोग मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे, ये एक अहम मुद्दा था। और अगर इस पर सहमति बनती है जो बननी चाहिए तो इसके बाद इसकी राह आसान हो जाएगी। दरअसल ये प्रस्ताव जब एनएसई ने लाया था तब सेबी ने एनएसई को ये कहा था कि ब्रोकर्स की क्या राय है ये भी ली जानी चाहिए, साथ ही निवेशकों की क्या राय है ये भी ली जानी चाहिए, और उसके बाद ही फिर प्रस्ताव सेबी के पास भेजा जाना चाहिए। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और उससे पहले जी बिजनेस ने एक्सपर्ट्स के बीच एक मेगा पोल कराया, जिसकी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण। देखिए, आरबीआई पॉलिसी पोल बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट से बात की है और उसके बाद हमें ये पता चला है कि कल के आरबीआई पॉलिसी में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पहला जो सवाल था हमारा वो इनसे यही था कि क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई रेट कट होगा, तो सबके सब एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, कल ब्याज दरों में आरबीआई कोई भी बदलाव नहीं करने वाला है और खासकर रेट कट तो कल नहीं होने वाला है। अब बाजार में एक बहुत बड़ी चर्चा है कि क्या फेड के पहले रेट कट होगा या फेड के बाद हमारा आरबीआई रेट कट करेगा। तो हमने ये सवाल हमारे जितने भी पोल पार्टिसिपेंट्स थे उनके सामने रखा कि क्या आरबीआई फेड के पहले रेट कट करेगा। तो यहाँ पे भी एक सुर में सबका कहना था कि नहीं, यहाँ फेड के रेट कट के पहले शायद आरबीआई रेट कट ना करे। ये एक बड़ी बात है। अगला हमारा ये था कि फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि कब से रेट कट शुरू होगा। तो यहाँ पे 30% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि जून से हो सकता है कि रेट कट का सिलसिला शुरू हो,
लेकिन 70% अभी भी मान के चल रहे हैं कि अगस्त की जो पॉलिसी है तभी रेट कट होने वाला है, उसके पहले रेट कट शायद नहीं हो सकता है। CRR कट को लेके हमने पूछा कि क्या CRR कुछ कट होगा इस बार, तो 100% का कहना था कि नहीं, CRR कटौती नहीं होगी। GDP फोरकास्ट, क्या यहाँ पे कोई बदलाव होगा, 30% का कहना था कि हाँ, 70% कह रहे थे कि नहीं, जितना करना था RBI ने पिछले बार कर लिया। CPI के लिए पूछा कि यहाँ पे क्या RBI कोई बदलाव करेगा इन्फ्लेशन के टारगेट्स में, तो 70% का कहना था कि नहीं, केवल 30% यहाँ पे भी हाँ कह रहे थे। इस बार के जितने भी बैंक्स के रिजल्ट आए, सबने एक चीज़ कही है कि लिक्विडिटी के इश्यूज जो है वो अब सिस्टम में आ चुके हैं। तो हमारा यही सवाल था कि क्या RBI बैंक्स के लिक्विडिटी के इशू को कहीं ना कहीं कम करने के लिए या फिर सुधारने के लिए कोई कदम उठा सकता है। तो यहाँ पे 70% का कहना था कि हाँ, RBI शायद कोई लिक्विडिटी मेजर जो है वो इस बार पॉलिसी में उठा सकता है। 30% कह रहे थे कि नहीं, RBI को ज़रूरत नहीं है। तो इस पोल को अगर आप देखेंगे तो ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है और हम शायद फेड के रेट कट के पहले रेट कट ना करें, ये हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं। जो रेट कट आएगा वो भी शायद आपको जून या फिर ज़्यादातर कह रहे हैं कि अगस्त के पॉलिसी में आते हुए दिखाई देगा। इस बार RBI का फोकस हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम के लिक्विडिटी को सुधारने पे हो। बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स लाल और निफ्टी हरे निशान पर क्लोज हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 1 अंक चढ़कर 21,930 पर सपाट क्लोजिंग हुई। हालांकि निफ्टी बैंक 128 अंक चढ़कर 45,818 पर बंद होता नजर आया। सिर दर्द की समस्या अब देश में एक बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 49 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में कम से कम 2 बार सिर दर्द की शिकायत होती है। सोचिए, लगभग 50 करोड़ लोग हैं ऐसे, लेकिन इनमें से शायद ही कोई डॉक्टर के पास जाता है। आमतौर पर लोग सिर दर्द की गोली खुद ही खा लेते हैं, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि उन्हें सिर दर्द क्यों हुआ है, इसका रीज़न वो नहीं समझ पाते। और बार बार होने वाले सिर दर्द को इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्लीज़ हल्के में मत लीजिए। देखिए ये रिपोर्ट। हम लोगों के बीच शायद ही ऐसा कोई हो जिसे कभी सिरदर्द नहीं हुआ हो। सिरदर्द को अगर राष्ट्रीय समस्या कहे तो गलत नहीं होगा। मसलन देर से सोकर उठे तो सिरदर्द, ज्यादा देर तक धूप में रहे तो सिरदर्द, समय पर खाना नहीं खाया तो सिरदर्द, जाने किन किन बातों पर सिरदर्द। लेकिन ये सिरदर्द के सामान्य हालात हैं। आमतौर पर इस तरह के सिरदर्द को प्राइमरी हेडेक कहते हैं। इसमें सेहत से जुड़ा कोई बड़ा खतरा नहीं होता है। चाय पीने, नींद पूरा कर लेने, आराम कर लेने या खाना खा लेने के बाद इस तरह के सिरदर्द से कुछ देर के बाद राहत मिल जाती है। लेकिन समस्या सेकेंडरी हेडेक को लेकर है। दरअसल देश में करीब 49 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें महीने में कम से कम 2 बार सिरदर्द की समस्या होती ही होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। डॉक्टर को दिखाने की बजाय खुद डॉक्टर बन जाते हैं और कोई ना कोई सिरदर्द की गोली खा लेते हैं। इन्हें आराम भी मिल जाता है, लेकिन बार बार होने वाले सिरदर्द पर दवा खा लेना सेहत के लिए कई बार घातक साबित होता है। कई लोग तो अपने साथ सिरदर्द की दवा लेकर चलते हैं। यही वजह है कि भारत में हर साल करीब 9,000 करोड़ रुपए की सिरदर्द की दवा की बिक्री होती है। चौंकिए नहीं, आने वाले अगले 3 से 4 साल में ये आंकड़ा बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। सिरदर्द की गोलियों की संख्या की बिक्री पर बात करें तो सालाना करीब 1,000 करोड़ से अधिक सिरदर्द की गोलियां लोग खा लेते हैं। लंबे समय तक सिरदर्द की दवा खाने से एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। सीने में और पेट में जलन के साथ कच्ची डकारें आने लगती है, यानी एसिडिटी की सिरदर्दी। लोग फिर एंटासिड गोलियां खाने लगते हैं। इन गोलियों के खाने के भी साइड इफेक्ट्स हैं। इससे मेमोरी पर नेगेटिव असर पड़ता है। वही एसिडिटी की ज्यादा दवा लेना डिमेंशिया की वजह बन सकती है। वही इससे किडनी पर भी असर पड़ सकता है। वैसे तो सैकड़ों तरह की सिरदर्द पाए जाते हैं, लेकिन भारत में क्लस्टर माइग्रेन सबसे कॉमन है। इसके अलावा लोगों में तनाव, हार्मोनल स्ट्रेस, साइनस और कैफीन हेडेक की भी शिकायत ज्यादा पाई जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 15 करोड़ लोगों में माइग्रेन और स्ट्रेस की शिकायत पाई गई है। माइग्रेन से शरीर के ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, जिससे दिल की बीमारी या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। वही क्लस्टर सिर दर्द सिर के एक तरफ होने वाला दर्द है, जो 15 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटे तक रह सकता है। ये लंबे समय तक रहने वाला सिर दर्द होता है। साइनस सिर दर्द में आँखों के पीछे, गालों की हड्डियों
माथे या नाक में हल्के दर्द जैसा महसूस होता है। साइनस के इलाज से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वही तनाव के कारण भी सिर दर्द होता है, लेकिन अगर इस तरह के दर्द महीने में किसी को 4 बार या इससे अधिक बार आते हैं तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।